दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम अपने स्टडी में इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय पर्वत के विषय में काफ़ी कुछ पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम सीधी बात और नो बकवास के अंतर्गत अपने टॉपिक पे चलते हैं और सीधे बात करते हैं हिमालय पर्वत के महत्व पे। कहने का मतलब ये है कि हमने इंडियन ज्योग्राफी में इतना हिमालय पर्वत तो पढ़ लिया, लेकिन इसका महत्व क्या मेरे लिए, इससे क्या हमें लाभ है या फिर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, तो वो किस तरह के हैं, हम इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मेंस में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमालय पर्वत के महत्व और उसके दुष्प्रभावों पर चर्चा करिए। तो हम इस पूरे सेशन में या इस पूरे वीडियो में बात करेंगे हिमालय पर्वत के महत्व पे या उससे कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो उन समस्याओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। आपके सामने मैंने इंडिया का एक मैप बना लिया और उसमें आप रेड कलर से देख रहे होंगे हिमालय पर्वत है। चूंकि हिमालय पर्वत पे चर्चा करना है तो बिना हिमालय पर्वत के मैप को देखे इस पे चर्चा करना थोड़ी सी बेईमानी लगती है। तो हम सीधे चलते हैं, काफ़ी कुछ हम लोगों ने समझ लिया है, तो इस वीडियो में हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पे चर्चा करना ही हमारे लिए ज़्यादा हितकर है। अब दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कुछ वो बिंदु आ गए जिन बिंदुओं पे इस वीडियो पे हमें हिमालय के महत्व और दुष्प्रभाव की चर्चा करनी है। हालांकि इसमें महत्व का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर भी दुष्प्रभाव के विषय में कुछ न कुछ चर्चा करना आपको प्री या मेंस या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए और मजबूत करेगा और आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी हिमालय पर्वत से रिलेटेड लगभग। तो हिमालय पर्वत के संबंध में ये मान के चलिए ये लगभग अंतिम वीडियो है, क्योंकि इसके बाद लगभग हिमालय पर्वत को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। एक संरचना वाला वीडियो अगर छोड़ दिया जाए तो हम इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, हिमालय की बात अगर करें महत्व में, तो इस फिगर की बात मैंने कर ली है। और अगर हिमालय के महत्व की बात करें तो हिमालय का महत्व हमें कुछ प्राकृतिक महत्व है, मतलब कि उसकी विशेष स्थिति के कारण हमें इसका ये प्रभाव पड़ता है या इसका महत्व बढ़ जाता है या फिर इसकी विशेषता बन जाती है। दूसरा, इन सब के कारण कुछ हमें आर्थिक प्रभाव भी मिले हैं, आर्थिक मदद मिलती है या आर्थिक साधन संपन्न होने में सहजता होती है। और इसके साथ ये पर्यावरण के लिए भी कुछ इसके संकेतक सूचक हैं जिस पे हम बात करेंगे, और साथ में इसकी सामरिक प्रभाव की बात करेंगे। सामरिक से मतलब है युद्ध से संबंधित कोई बात जब होती है उसे सामरिक कहते हैं। युद्ध की नीति, सामरिक नीति, सामरिक सामग्री, युद्ध सामग्री। तो हम यहां पर यह बात करेंगे कि हिमालय की स्थिति का युद्ध या सामरिक या सुरक्षा के दृष्टि से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं पहले प्राकृतिक महत्व हिमालय का। प्राकृतिक महत्व से तात्पर्य इसकी जो स्थिति यहां पर आपको दिख रही है, इसका हमें क्या फायदा मिलता है। तो प्राकृतिक महत्व की बात करें तो पहला है कटिबंधीय जलवायु। कटिबंधीय जलवायु के विषय में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था या फिर शायद दूसरे तीसरे वीडियो में बताया था कि जब भारत के स्थिति के विषय में हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये आप एक सर्किल देख रहे हैं, ये मान लिया आपकी पृथ्वी है, ये आपकी जो है ये कर्क, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश है। यहां पर आपके नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, यहां पर साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव है। आपको मैंने बताया था कि सूर्य जो है वो कर्क और मकर रेखाओं के बीच ही लंबवत चमकता है। जैसे मान लीजिए ये पेन आपका सूर्य है, तो ये इस पॉइंट से शुरू होगा, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो जिस जिस पॉइंट पे जाएगा उसके बीच में और वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और जहां पर नहीं पहुंचेगा वहां अपेक्षाकृत ठंडी पड़ेगी। तो सूर्य का प्रकाश इन एरियाज में वर्ष भर पड़ता है या वर्ष के सर्वाधिक महीने पड़ता है और लंबवत चमकता है, तो मतलब कि दूरी भी अपेक्षाकृत कम होती है। तो इस एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है, तो ये हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय। जो ये कटिबंध मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में बांधा, अलग अलग कटी क्षेत्रों में बांध दिया गया है कटिबंध। और ये जो आपके क्षेत्र है ये बहुत यहां ठंडी पड़ेगी, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, मतलब शीत कटिबंधीय। यहां पर शीत बहुत ज्यादा पड़ती है, बर्फ शीत बहुत पड़ती है। और इसके बाद आप देखेंगे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये आपका उष्ण कटिबंधीय, मतलब भूमध्य रेखा से मकर रेखा और भूमध्य रेखा से कर्क रेखा। आप जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ ये है और 23.5 डिग्री साउथ, ही आपको ये पता है। ये आपका उष्ण कटिबंधीय हो गया।
और जो बीच वाला पोर्शन है यहां पर देखेंगे शीत और उष्ण, यहां का उष्ण प्रभाव यहां का शीत प्रभाव दोनों मिलता है, तो ये हो गया शीतोष्ण प्रभाव 23.5 डिग्री से लेकर आप कहेंगे लगभग ये 66.5 डिग्री तक आपका जो है ये हो गया शीतोष्ण प्रभाव। तो जो भारत की स्थिति वो आप देखेंगे ऐसे बीच में से है, मतलब कि भारत अगर ये पोर्शन आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा त्रिपुरा मिजोरम इससे जाएगा कर्क रेखा है। तो भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो ये आधा पड़ता है कर्क, ये कर्क और विषुवत रेखा के बीच में, मतलब ये उष्णकटिबंधीय हो गया और ये शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। फिर भी अगर भारत को ध्यान से देखेंगे तो इस पे मुख्य रूप से गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंड के केवल 1-2 महीने होते हैं। तो इसका मतलब कि ये पूरा भारत एक तरह से वास्तविक रूप में, मतलब नियम से तो पड़ेगा आधा उष्णकटिबंधीय आधा शीतोष्णकटिबंधीय, लेकिन जो प्रभाव इसका होता है, जो इसका मौसम वास्तव में होता है वो हो जाता है पूरा उष्णकटिबंधीय जलवायु पड़ता है। तो इसका कारण है आपका ये हिमालय पर्वत। कारण क्योंकि हिमालय पर्वत जो है जब इधर आप देखेंगे, इधर से जो भी ठंडी हवाएं आती हैं, यहां आपका चीन है, उसके बाद मंगोलिया और फिर रूस है। रूस का जो प्रांत एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। तो ये साइबेरिया और चीन से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव को रोक देता है। ये वास्तव में ये दोनों जो कटिबंधीय जलवायु और साइबेरियन प्रभाव ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों एक ही सेक्टर में है कि ये वास्तव में तो देखने में तो ऐसे पड़ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये रूस के या साइबेरिया और चीन मंगोलिया से आने वाली सर्द हवाओं को रोक देता है और इसकी जलवायु को पूरा उष्णकटिबंधीय बनाए रखता है। कुछ एरियाज जो पर्वतों के बहुत समीप हैं उनकी बर्फबारी के कारण, क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे यहां पर हैं, हिमालय पर्वत के पास तो बर्फबारी होती, बर्फ जमे रहते हैं, तो वहां के प्रभाव से ठंडे होते हैं। लेकिन फिर भी ये अमूमन पूरे भारत का देखा जाए तो गर्मी का मौसम ही ज्यादा रहता है, जैसा कि इस समय गर्मी पड़ रही है। और वो आपको मेरे चेहरे पे दिख भी रहा होगा, क्योंकि इस कमरे में एयर कंडीशन है नहीं, बारिश हो नहीं रही है वर्तमान में, तो इस तरह वर्तमान में थोड़ी सी गर्मी है, आपको दिख रहा होगा। अब बात करें ग्लेशियर निर्माण की प्राकृतिक महत्व, तो यहां पर देखा जाए हिमालय की बहुत ऊंचाई के कारण जब ऊंचे पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, जो हवा की नमी होगी, जब टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे जल और धीरे धीरे बर्फ में बदल जाएगा। जैसे पानी बहुत गर्म है तो भाप के रूप में आपको दिखेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो कंडेंसेशन संघनन होकर पानी बन गया, और टेम्परेचर डाउन होगा तो वो बर्फ बन गया। और इसी को पलट दीजिए तो वो कंडीशन क्या होगी, ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। तो ये चूंकि 8000 मीटर या 8 किलोमीटर जितने ऊंचे ऊंचे यहाँ चोटियां पाई जाती हैं, 6000 7000, तो बर्फ यहाँ पर जमे रहते हैं और ये आपके यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं। ग्लेशियर का मतलब हिमनद एक तरह से हो गया। तो जब बर्फ ऊंचाई पे रहेगा और जब गुरुत्व प्रभाव के कारण जो है बर्फ नीचे की तरफ खिसकेगा तो बड़े बड़े हिम के विशाल राशियां नदी के रूप में तैरेंगी, उसी को आप कह सकते हैं ये ग्लेशियर। अब ग्लेशियर प्रभाव होने के कारण यू आकार की घाटियों का निर्माण हो जाता है, जहां पर कि आप देखेंगे पहले जो ये घाटियां बनी थी उसमें देखा जाए वुलर झील का निर्माण हो गया, कुछ नदी घाटियों का निर्माण हो गया, तो ये भी इसके कुछ आप प्रभाव देख सकते हैं। नदियों की बात करें तो नदियों का उद्गम है, चूंकि ये ग्लेशियर पिघलते हैं उससे पानी नीचे आता है तो नदियों का उद्गम यहां पर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत ही जो है यहां से बहुत नदियां उद्गम होती हैं, जो कि पूरे मैदानी इलाके में ये आगे बढ़ती हैं। और भारत में चाहे वो सिंचाई के विषय में हो, चाहे कृषि के विषय में हो, या फिर चाहे जल पीने वाले जल के लिए हो, इन सब में इस पूरे भारत का एक तरह से उत्तर भारत के प्रधान के रूप में नेतृत्व या पोषण करती हैं। इसी तरह हम बात करें जल विभाजक, जल विभाजक का मतलब होता है कि पहाड़ों से जो पानी निकलता है वो डिसाइड करता है किस तरफ जाएगा। अगर आप अभी तो ये चीजें बाद में आएंगी, लेकिन आपको बता दूं कि आप देखेंगे जल विभाजक की बात करें तो ये चीन में बहने वाली नदियों और भारत में बहने वाली नदियों के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। मतलब इस ढलान से निकलने वाली नदियां ऐसे निकलती हैं, इस तरह आप देखेंगे, और इस ढलान से निकलने वाली नदियां ऐसे निकलती हैं। तो ये जल मतलब जो अब यहां पर कोई बारिश होगी, पानी होगा,
तो वो इधर नहीं जाएगा, वो इधर बह के चलाएगा। तो बेसिन नुमा ये चीजें होती जल विभाजक। खैर हम जब नदी वाली बात करेंगे वहां पर इसको हम डिटेल से आपको बताएंगे, पूरा ग्राफ बना के, क्योंकि यहां पर जल विभाजक में इस तरह और भी पर्वत है, यहां पर आप देखेंगे तो ये डिसाइड करती हैं कि पानी अगर यहां से निकलेगा तो किस तरफ फ्लो होगा। तो ये जल विभाजक का कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे आपको बता देंगे। अब वर्षा की बात करें, अगर देखिए वर्षा के लिए ये भी चीजें आगे की है, लेकिन आप वर्षा के लिए समझिए कि जो बादल बनते हैं वो वास्तव में ये देखिए, ये आपका सागर है, ये आपका स्थल है, बहुत लोग रहते हैं, यहाँ एक पहाड़ है, ये स्थलाकृतियां होती है। तो सागर बनने का निर्माण कैसे होता है, यहां से पानी गर्म होकर भाप बन के ऊपर उठता है, बादल इस प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं, और जब ये पर्वत से टकराते हैं तो टकराने पे बादल पर्वत को छेद नहीं देंगे, ये पर्वत का ये शिखर पकड़ के और ऊपर चलते चले जाएंगे। और जब पर्वत का ये शिखर पकड़ के और ऊपर जाएंगे तो आप जानते हैं ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जब टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि बादल में बना भाप जो है वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही फिर पानी जो है बारिश की बूंदों के रूप में गिरता है। तो इसका मतलब हिमालय की स्थिति जो है इन तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्र क्या होता है आगे हिमालय के बाद जो आपका मैदानी वाला टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इन तराई क्षेत्रों में जो है बारिश का कारण बनता है। तो इसका प्राकृतिक महत्व यह है कि हिमालय के कारण ही जो है बादल जब सागर से उठते हैं, आप देख रहिए ये आपका बंगाल खाड़ी, ये अरब सागर है, जब गर्मी से भाप बनकर बादल यहां से उठते हैं तो जब इससे टकराते हैं तो यहाँ पर खूब बारिश होती है। जैसे कि यहाँ पर अरब सागर से उठेंगे और पश्चिमी घाट से यहाँ पर टकराते हैं तो आप देखेंगे बंबई और गोवा इन सब में बहुत बारिश होती है, क्योंकि यहीं से उठते हैं, पानी भरपूर इसके अंदर रहता है और यहाँ खूब बारिश होगी। जैसे जैसे आगे जाएंगे बारिश अपनी कम होती जाएगी और जहाँ पर्वत नहीं मिलेंगे वहाँ पर वो सीधे निकल जाएंगे और वहाँ बारिश अपेक्षाकृत कम होगी। ये कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप वर्षा यहाँ ज्यादा ये समझिए। दूसरी चीज है, अंतिम चीज, नेक्स्ट चीज है अवसाद। अवसाद मतलब यह है कि जब पर्वत से नदियां निकलती हैं तो अपने साथ वो पर्वतों को रगड़ रगड़ के उसके तत्व, उसके बालू कंकड़ ये सब भी लेकर चलती हैं, और यही जब यहां पहुंचती है तो आप देखेंगे इन्हीं से क्या मिलता है हमें, एक तो बालू मिल जाता है जो कि मकान निर्माण का काम आता है, सफेद बालू, हिमालय पर्वत की बात कर रहा हूं। लाल बालू दक्षिण प्रायद्वीप भारत से मिलते हैं, इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय खंड के विषय में। तो सफेद बालू मिल जाता है। दूसरी चीज, ये अवसाद नदियों में जमा हो जाता है और वही बालू के रूप में आता है खनन के द्वारा। और इसका एक और फायदा मिलता है कि नदियां अपने साथ जो अवसाद ढोती हैं वही बिछाती हैं, इससे हमें उत्तर भारत में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये हो गया अवसाद। अब बात करते हैं चारागाह की। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ चारागाह हैं, मर्ग, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसी तरह यहां पर देखेंगे उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल करके चारागाह मिलते हैं। तो ये पशुओं के लिए एक चारागाह का काम करते हैं और उससे वो अपना जो है पशुपालन करते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, इन सब की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक महत्व हिमालय पर्वत का। कटिबंधीय जलवायु, साइबेरियन प्रभाव, ग्लेशियर का निर्माण, नदी उद्गम, जल विभाजक, वर्षा, अवसाद और चारागाह। अब बात करें हिमालय के आर्थिक प्रभाव के विषय में, तो पहला वन उत्पाद मिलता है। मतलब कि चूंकि ये देखिए ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर वर्षा भी अच्छी होती है, पहाड़ी भी है, तो यहाँ पर वन संसाधन बहुत ज्यादा है। जैसे ये आप देख रहे हैं जैव विविधता, ये पोर्शन देखिए पर्यावरणीय में, तो ये जैव विविधता की खान है। मतलब कि इस पोर्शन में जैव विविधता मतलब कि जीव, पेड़ भी है और जंतु भी हैं। तो बहुत प्रकार के पेड़ों की बहुतायत है, बहुत प्रकार के जो है यहाँ पर जानवरों की, जीवों की बहुतायत है। ये जो पेड़ है चूंकि टकरा के बारिश होती है, तो ये ऐसे पेड़ होते हैं जो हमेशा बारिश पाते हैं, तो हमेशा हरे भरे होते हैं। मतलब इसे बोलते हैं सदा हरे भरे, सदा बहारी, इस तरह के। और ऊंचाई पे जाएंगे तो कोटधारी वन मिलेंगे। ये सब हम वन वाले सेक्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बस आपको यहां पर मैं एक क्लू दे दे रहा हूं। तो वन उत्पाद, अब वनों से हमें क्या मिलेगा, कीमती लकड़ी मिल जाती है, फल मिल जाते हैं। आप सेब का देखो, सेब, अखरोट, केसर, ये सब इन्हीं सब सेक्टर में होते हैं। और इसके साथ ही वन उत्पाद की बात करें तो जो यहाँ रहने वाले और जनजाति या आम लोग हैं उनको अपने जीवन के लिए जो है और भी चीजें मिल जाती है, चाहे जलाऊ लकड़ी की बात होगी जो ईंधन के रूप में काम करता है, अन्य चीजें। अब जल संसाधन की बात करें तो जल का किसी संसाधन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए यदि उपयोग कर लेते हैं तो संसाधन हो जाता है। जैसे
हम और कोई लक्ष्य दोनों के बीच, उस लक्ष्य को पाने के लिए जिसका बीच में हम मशीन के रूप में या साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, वो संसाधन हो गया। तो हमें पानी पीना है, अगर ये इसके पानी को हम पेय योग्य बना लें या पीने योग्य पानी हमें मिल जाता है, वो संसाधन हो गया। सिंचाई की बात करें, सरकार आप जानते हैं कि नहरों का विकास किया है, चाहे शारदा नहर, चाहे गंगा नहर, ये सारी चीजें, तो ये सिंचाई का विकास होता है। विद्युत का विकास, अब विद्युत कैसे बनता है? देखिए, विद्युत एक बनता है पानी से। पहाड़ों से जब निकलती है नदी, तो बांध बना के इसको रोक लेते हैं। जब इसको रोक लेंगे तो इसके पानी अवरुद्ध हो जाएगा, तो ये किनारे बहुत विशाल मात्रा में जल रुक जाएगा और इसका बहुत दबाव पड़ेगा, है ना, दबाव पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहीं से एक गेट लगा होता है, आपको मैं वीडियो में इंडिकेट कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक फिगर आ गया होगा, आप देख रहे होंगे। जब इस गेट से पानी गिरेगा तो यहां पर देखेंगे ना, पानी की जो रुका है तो स्थितिज हो गई। अब इसके अंदर एक दबाव, प्रेशर जनरेट हो गया, क्योंकि पानी की विशाल मात्रा रुक गई है। जैसे एक दीवार, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे अगर हम ऐसे हैं, 10 लोग और ऐसे हो जाएं, तो आप देखेंगे सभी लोग स्थित हैं, लेकिन उनके अंदर एक एनर्जी जनरेट हो गई है। जब यहां से हल्का सा गेट खोला जाएगा, जैसे जब अचानक इस बोर्ड को हटा दिया जाए तो सब अचानक गति में आ जाएंगे, तो इस कंडीशन में देखेंगे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और उसी से जो है टरबाइन चलाते हैं और विद्युत जनरेटर की मदद से जो है बिजली बन जाती है विद्युत। तो ये इसके विद्युत की बात है, वो हम विद्युत सेक्टर में बात करेंगे। और फिलहाल पर्यटन की बात करें तो चूंकि यहां पर जैव विविधता है, आप जानते हैं कि व्यक्ति को नेचर हमेशा खूबसूरत लगता है, चाहे वाटरफॉल की बात हो, चाहे पहाड़ों पे आपको ट्रेवल करना हो, चाहे हिल स्टेशन की बात हो, तो पर्यटन का ये महत्व है, धार्मिक महत्व है। तो आप जानते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, चाहे अमरनाथ गुफा की यात्रा हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, ये सभी मिलके पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। हालांकि ये हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार उनके या हमारे भगवान देवी सब यहीं पे निवास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी यात्रा और इन धार्मिक स्थलों की यात्रा और मनमोहक हो जाती है जब हम प्राकृतिक दृश्यों के बीच से वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा देखिए, आप जानते हैं कितना दुर्गम है। वैष्णो देवी की यात्रा होगी, अमरनाथ गुफा की यात्रा होगी, तो अपने आप में जो है एक पर्यटन को सब बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करें अगर पर्यावरण की, तो पर्यावरण के रूप में देखा जाए, इसका महत्व यह है कि जैव विविधता की ये खान है। आप जानते हैं कि संतुलन बहुत जरूरी है, जैव विविधता भरपूर रहेगा तभी वो संतुलन बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जैव विविधता संपन्न होकर जो है पर्यावरण को बैलेंस करता है। और दूसरी चीज ग्लेशियर जलवायु सूचक। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ग्लोबल मतलब कि ग्लोब मतलब पृथ्वी, वार्मिंग मतलब गर्म होना, मतलब कि मानवीय गतिविधियों से जब पृथ्वी गर्म होती है, औसत तापमान उसका अधिक होने लगता है, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आप जानते हैं कि ये ध्रुवों पे आपका बर्फ है, जब पृथ्वी का औसत टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बर्फ कन्वर्ट होगी, किसमें आएगा, पानी में कन्वर्ट होगा। और जब बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा तो उस कंडीशन में आप देखेंगे पानी का क्या होगा, पानी और स्तर उसका बढ़ जाएगा, तो जो भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वो डूबने लगेंगे, पूरी दुनिया में ये संकट आ जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहां ग्लोबल वार्मिंग का ये तात्पर्य है। और ग्लेशियर की बात यह है कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर क्या होता है, अपेक्षाकृत तीव्रता से पिघलने लगते हैं, इसीलिए यहां पर लिखा गया ग्लेशियर जलवायु सूचक का काम करते हैं। अब सामरिक प्रभाव की बात करें, सामरिक प्रभाव का मतलब होता है युद्ध नीति। अब इसका महत्व यह है कि हिमालय पर्वत विशाल रूप में ऐसे ये सामने खड़ा हो गया। इसका यह फायदा हमें मिलता है कि हम चीन से सीधे युद्ध से बचे रहते हैं, म्यांमार से बचे रहते हैं, और इसके साथ ही जो है ये चीजें मध्य एशिया देखा जाए, अगर मध्य एशिया की बात करें, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्री होते हैं, जो कि यूएसएसआर, सोवियत रिपब्लिक रूस जो है उसी से 5 ये अलग देश बने हैं, और भी देश बने हैं, तो वो सेंट्रल एशिया कहलाते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसके प्रभाव से कहीं ना कहीं हम क्या होता है, बचे रहते हैं। तो इसका एक तो सामरिक महत्व यह है कि सीधे हमारी भिड़ंत किसी से नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑलरेडी बीच में ये 500 किलोमीटर मोटा और देखा जाए 8000 मीटर या 8 किलोमीटर ऊंचा
ये पर्वत बीच में पड़ जाता है तो इसको पार करके आना हमारे लिए भी बहुत दुष्कर है वहां तक जाना, और उनके लिए भी बहुत दुष्कर है यहां तक आना। तो कहीं ना कहीं भारत की ये युद्ध नीति को और मजबूत करता है, और ये ही भारत की सामरिक नीति है कि भारत इस तरफ से लगभग इतने खतरनाक विरोधियों चीन और पाकिस्तान के होने के बावजूद भी भारत सुरक्षित रहता है, जैसे कि इधर सागर से सुरक्षित रहता है। तो ये भारत की सामरिक नीति के लिए बहुत ही रणनीतिक इसका महत्व है। तो ये भारत में महत्व प्रभाव की विशेषता की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके दुष्प्रभावों की। अच्छा, दुष्प्रभाव की बात करना तो हिमालय का हमारे लिए 99% महत्व ही है। दुष्प्रभाव में 1% की बात है, तो लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दे तो ये बिंदु आपको पता रहेगा तो आप वहां पर लिख लेंगे। सीमा निर्धारण। अब जब एक प्लेन सीमा होती है, जैसे ये बोर्ड आप प्लेन देखिए, तो इस बोर्ड पे डिसाइड करना हो कि किस तरफ चाइना, किस तरफ इंडिया, किस तरफ भारत का है, तो आप आराम से लाइन खींच सकते हैं। लेकिन ये इतना दुर्गम एरिया है कि यहां पर डिसाइड ही नहीं हो पाता है कि कौन सा पोर्शन भारत में है, कौन सा पोर्शन चीन में है, या कौन सा म्यांमार में है। जैसे मैकमोहन रेखा का विवाद आपने सुना होगा। तो सीमा निर्धारण करने में बहुत ही मुश्किल है। अमूमन कह सकते हैं कि आज तक जो है भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद रहता ही रहता है। अब घुसपैठ की बात करें, दुर्गम एरिया है, सीमा आपका निर्धारित नहीं है, तो आप हर जगह सुरक्षा कर नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे राष्ट्र में अशांति फैलाना चाहते हैं, चाहे वो आपका पाकिस्तान से संबंधित आपके आतंकवादी हो या फिर चीन से संबंधित माओवादी हो, वो कहीं ना कहीं घुसपैठ करके हमारी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय बन जाता है और है भी। अब माओवाद की बात करें तो आप याद रखिएगा, माओ त्से तुंग चीन का शासक था, उसकी नीतियों से प्रभावित व्यक्तियों को, उसकी विचारधारा से प्रभावित व्यक्तियों को माओवाद कहा गया, जो कि इस क्षेत्र में माओवाद का प्रभाव रहता है। और यही चीज जब इस क्षेत्र में कन्वर्ट होती है तो इसे नक्सलवाद का नाम दिया जाता है। अब बात करें गर्म जलवायु। अब यह साइबेरिया के प्रभाव को रोक देता है, तो यहां पर वर्ष भर ज्यादा गर्मी पड़ती है, जो कि आप मुझे देख के समझ रहे होंगे। तो जाहिर बात है कि मौसम जब दुष्कर हो जाता है तो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियां भी व्यक्ति की प्रभावित होती हैं और जीवन भी अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर आप उत्तर भारत में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, नॉर्थ इंडिया में बैठ के देख रहे होंगे, तो अमूमन यहाँ की गर्म जलवायु से क्या समस्याएं हो जाती हैं, ये आप इस समय वीडियो देखते वक्त भी महसूस कर रहे होंगे, यदि इस समय गर्मी पड़ रही होगी तो। अब बादल फटने की बात करें, भूस्खलन की बात करें। देखिए, भूस्खलन का मतलब क्या होता है, ये आपके पर्वत हैं, ये पर्वत तो ऐसे प्लेन रहेंगे नहीं, ये वास्तव में ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे रहते हैं, तो इसी पर से चट्टानों का टूट कर गिरना ही भूस्खलन कहलाता है। भू मतलब भूमिखंड इसका, स्खलन मतलब कि गिर के निकल आना, तो ये आपका भूस्खलन हो गया। तो अब इससे प्रभाव क्या होता है कि जो इसके तट पे बसे लोग होते हैं, इसके ढाल पे या फिर रोड के यहाँ किनारे, तो उन सब की जान माल की समस्या होती है। आप अक्सर टीवी में देखते होंगे कि रोड पे अक्सर पत्थर पड़ जाते हैं तो रोड रुक जाता है। और बादल फटने की बात क्या हुई कि बादल फटने का मतलब है कि बादल अमूमन क्या होता है, एग्जाम के तौर पे समझिए कि एग्जाम्पल तौर पर समझिए कि ये बादल ऐसे बह रहे हैं, अचानक बादल फट जाए और पूरा पानी एक जगह गिर जाए, तो पानी की एक मोटी धार चलेगी और सब कुछ बहा ले जाएगी। और झरना मतलब क्या हुआ कि जब पानी बादल ऐसे बहे और धीरे धीरे झरने के रूप में गिरे। एग्जाम्पल के तौर पे आप बाथरूम में अगर शावर होगा, नहाने का बाथरूम होता है, शावर होता है, जब पानी फुहार के रूप में आता है तो कितना मज़ा आता है। लेकिन अगर टंकी में ऐसे थोड़ा छेद कर दिया जाए और अचानक टंकी की एक मोटी धार हमारे सर पे गिर पड़े तो जाहिर बात है कि हमारे लिए बहुत समस्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब दंगा होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अगर पानी की बौछार मारेंगे फुहार तो सबको तो मज़ा आने लगेगा, सबको लगेगा अरे ये तो हम जैसे झरने में नहा रहे हैं। लेकिन जब वही पूरा पाइप लेकर एक पाइप पानी की मोटी धार मारते हैं तो उनको देखिए वो तितर बितर हो जाते हैं। और यहाँ इसी बादल फटने का कॉन्सेप्ट है कि एक साथ पूरे बादल का पानी कहीं पर जैसे एक साथ बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया जाए, तो जब एक साथ बहुत विशाल मात्रा का पानी जो है कहीं पर
बादल से निकलने लगता है, गिर जाता है, तो उसी को बादल फटना कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है अचानक टेम्परेचर का, बादल ऐसे चार हैं, पर्वतों से टकराए, अचानक ऊपर उठे, अचानक टेम्परेचर बहुत कम हो गया और अचानक जो है वो भाप जो है पूरे पानी में कन्वर्ट हो गया और बैलेंस नहीं संभाल पाया और वो पानी वर्षा के रूप में निकल आए नीचे। बाढ़ की बात है तो आप समझ रहे हैं, नदियों में अक्सर बाढ़ आता है, ये भी जीवन के लिए थोड़ा सा दुरूह जिंदगी हो जाती है। और विकासात्मक अवरोध कि भारत इन क्षेत्रों में विकास करना भी चाहे तो ये प्राकृतिक रूप से इतना दुर्लभ क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र कह सकते हैं, दुर्लभ नहीं दुर्गम क्षेत्र कह सकते हैं, कि यहाँ पर विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि इस तरफ ढाल अवतल है तो ये अपने विकासात्मक गतिविधियों को चाइना बना लेता है, लेकिन भारत की तरफ अवतल है तो आप जानते हैं कि इस तरफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यही सब भारत पे इसके दुष्प्रभाव हैं। तो हिमालय पर्वत को लेकर उसके प्रभाव और महत्व और इसके साथ ही दुष्प्रभावों पर इस वीडियो में चर्चा की गई। आप पिछले वीडियो के हिमालय पर्वत को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिएगा, जहां आपको समझ में नोट्स बनाइएगा। काफी चीजों के कॉन्सेप्ट मैंने यहां बताने का प्रयास किया, जब उसके मूल टॉपिक आएंगे तो वहां पर डिटेल में बताया जाएगा, चाहे बादल का फटना हो, चाहे वर्षा की बात हो, चाहे पर्वतों की स्थिति से वर्षा का प्रभाव हो, इन सारी बातों पे वहां पर चर्चा किया जाएगा। फिर भी आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और उसके पश्चात भी आपको लगता है कहीं पर कुछ मिसिंग है या फिर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, निश्चित रूप से उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट को किस तरह क्लियर किया जाए इसका भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, आप चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप इसको और अच्छे से दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि प्रेरणा मिले ज्योग्राफी को बहुत स्ट्रांग तरीके से आपके सामने रखने का, जो कि संभवतः यूट्यूब पे आपको कम मिल रहा होगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि आपको यहाँ पर वो सब कुछ मिल जाए जो आप दिल्ली से लेकर अपने गांव तक बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में बड़े बड़े फेमस टीचर से आप पढ़कर सीखते हों। तो आप चैनल पे बने रहिए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए सृजन सिविल सर्विसेज। धन्यवाद।